हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है करंट टाइम में 4.04 की प्राइस के ऊपर चल रहा है। इस स्टॉक के अगर सेक्टर की मैं बात करूँ तो ये टेक्सटाइल वगैरह सेक्टर के अंदर काम करता है। ये जो कंपनी है दोस्तों, सन 2007 के अंदर स्टेबलाइज हुई थी। इस कंपनी के अगर बिजनेस प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले एग्रो प्रोडक्ट आते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई वगैरह काम ये कंपनी करती है। तो जो एग्रो प्रोडक्ट है ये सारे यहाँ पे कौन कौन से कब बनाती है, क्या क्या सप्लाई करती है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्लोथिंग बिजनेस भी है इनका, क्लोथिंग वाले बिजनेस के अंदर भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डिवीज़न जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के सेक्टर के अंदर भी ये है कंपनी। इसके अलावा इस कंपनी का एनर्जी का बिजनेस है, उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी मैनेजिंग कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी को आप इस स्क्रीनर की साइड के ऊपर आके इस सारी चीज़ों को आप यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। 1 बाय 1 सारी डिटेल आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, ये तो अपन ने इस अबाउट द कंपनी के बारे में बात कर ली। अब अपन इसके कुछ फंडामेंटल को और समझ लेते हैं। मार्केट कैप की अगर इस कंपनी की बात करूं तो 431 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 4.04 के ऊपर चल रही है। हाई जो लगाया था इसने 7.71 का और लो जो लगाया था 69 का लगाया था। अच्छा, करंट टाइम में जो ये प्राइस चल रही है ये अपने 52 वीक हाई से 46% दूर चल रही है। अच्छा, 52 वीक का जो इसका हाई था 7.76 के ऊपर था और ये करंट टाइम में जो ये प्राइस चल रही है ये अपने 52 वीक का जो इसने लो लगाया था जो कि 2.65 था, उससे ऑलमोस्ट 51% की दूरी के ऊपर चल रही है। यानी कि ऑलमोस्ट करंट टाइम में ये मिड रेंज के ऊपर चल रही है ये प्राइस। अब यहाँ से डिसीजन होगा कि प्राइस किस तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। यानी कि अगर अपन इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ में कंपैरिजन करें, मूविंग एवरेज के साथ में कंपैरिजन करें, तो ये जो स्टॉक है करंट टाइम में मिड रेंज मूवमेंट बनाते हुए स्टॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि साइडवेज रेंज बनाते हुए स्टॉक आगे बढ़ रहा है, मिड रेंज मूवमेंट बन रही है इसके अंदर। इस कंपनी की अगर फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो भी 1 के ऊपर चल रही है। फेस वैल्यू कंपनी की जितनी ज़्यादा होती है यह अपने लिए उतना अच्छा समझा जाता है और 1 की वैल्यू चल रही है। और अभी कुछ दिनों पहले ये जो कंपनी थी स्प्लिट की थी अपनी फेस वैल्यू के अंदर, जो कि 3 थी और वो कम होकर के 1 के ऊपर हो गई है। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करते हैं किसी कंपनी की प्राइस 100 रुपये चल रही है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 के ऊपर है। तो इन फ्यूचर के अंदर कंपनी कभी अगर स्प्लिट करती है, बोनस देती है या कुछ भी करती है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी फेस वैल्यू सपोज़ करते हैं 10:1 के अंदर स्प्लिट करती है, तो फेस वैल्यू जो है उसकी 1 रह जाएगी और जो स्टॉक की प्राइस 100 थी वो 10 रह जाएगी। तो यही होता है फेस वैल्यू। इसको देने का मेन मतलब ये होता है कि कंपनी की जो प्राइस है प्रमोटर को लगता है कि ज़्यादा महंगी है तो हमें कम कर देनी चाहिए, जिससे हर कोई इसको आसानी से बाय कर पाएगा। अगला मैं बात कर लेता हूँ डेब्ट टू इक्विटी के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी जो इस कंपनी का चल रहा है 0.06 के ऊपर चल रहा है और डेब्ट टू इक्विटी हमें बताता है कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो इस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 3.69 के ऊपर चल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है या उतना अच्छा समझा जाता है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुक वैल्यू को। प्राइस टू बुक वैल्यू जो होती है वो बुक वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करना होता है हमारे को। इस कंपनी की बुक वैल्यू जो चल रही है 1 के ऊपर चल रही है और बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा समझा जाता है। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि सपोज़ किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये चल रही है और बुक वैल्यू उसकी चल रही है 75 रुपये के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर के अंदर अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो उसकी जो स्टॉक की प्राइस है 75 रुपये तो आपको मिलेंगे अगर आपने उस स्टॉक को होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे इस कंपनी की जो बुक वैल्यू चल रही है वो 1 के ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस चल रही है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ करंट रेशियो की। करंट रेशियो जो होता है बेसिकली 2 के आसपास का जो करंट रेशियो होता है वो बहुत ही अच्छा समझा जाता है। इस कंपनी का करंट रेशियो 0.76 के ऊपर चल रहा है। करंट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये करंट रेशियो यहाँ पे 0.76 चल रहा है, तो ये भी एक बुरी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं उनको अपन सेल्स जो होती है इस कंपनी की उससे डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और वहीं पे जो कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको अगर अपन सेल्स से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो 5.65 के ऊपर करोड़ के ऊपर चल रहा है और नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ
तो 16.7 करोड़ के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट ये होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितने प्रतिशत डिविडेंड दे रही है, तो ये हमें डिविडेंड पे आउट बताता है। यहाँ पे 0 डिविडेंड पे आउट है, तो इसका मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अभी तक कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ क्विक रेशो की। इस कंपनी का क्विक रेशो जो चल रहा है 0.76 के ऊपर चल रहा है। क्विक रेशो आइडेंटली 1 के आसपास होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। क्विक रेशो का एक फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट के एसेट को इन्वेंट्री से माइनस करके लाइबिलिटी से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमें क्विक रेशो निकल के आ जाता है। इंडस्ट्रियल पीबीवी यानी कि इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे करंट टाइम में इंडस्ट्री का पीबीवी जो है 3.45 के ऊपर चल रहा है और इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रहा है 3.69 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट बराबर मान सकते हैं, या फिर अपन कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है बट थोड़ा बहुत से फ़र्क है, तो आप यहाँ पे इसको एक न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। इंडस्ट्री के पी की बात कर लेते हैं और स्टॉक के पी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी इंडस्ट्री का पी जो होता है वो स्टॉक के पी से ज़्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्री का पी यहाँ पे जो चल रहा है वो 38 के ऊपर चल रहा है और वहीं पे स्टॉक की पी की बात करूँ तो 25 के ऊपर चल रहा है, तो ये एक गुड पॉइंट है। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 20% प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है यहाँ पे, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा क्योंकि प्रमोटर की यहाँ पे 20% होल्डिंग है मात्र, और उसके अलावा कुछ और प्रमोटर जो है इन्होंने मेरे कुछ महीनों पहले ही जो अपने स्टेक थे ऑलमोस्ट 2.43% अपने जो शेयर होते हैं उनका 2.43% यानी कि 2.60 करोड़ शेयर जो प्रमोटर है उन्होंने बेच दिए थे पिछले महीने के अंदर। तो ये एक नेगेटिव बात है, प्रमोटर क्यों अपने जो स्टॉक है उनको बेच रहे हैं, ये एक मेजर पॉइंट है, तो ये अपने लिए एक बुरी बात है क्योंकि प्रमोटर अपने स्टेक बेचते जा रहे हैं। इसके अलावा इसके जो पब्लिक की होल्डिंग हो गई है वो ऑलमोस्ट 78 या 75 से 78 के बीच में पब्लिक की होल्डिंग हो गई है। तो यहाँ पे जो पब्लिक है ये भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा कि सिर्फ पब्लिक ही होल्डेड है इसके अंदर या फिर कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है इस पब्लिक के साथ में। तो वो जब मैंने इसको चेक किया तो जो पब्लिक की होल्डिंग है मेजोरिटी सारी जो है पब्लिक ही है, सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने स्टेक बेच के इस कंपनी से निकल गए। तो ये मेरे को एक ड्रॉबैक लग रहा है इस कंपनी के अंदर, लेकिन जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के बेस पे अगर मैंने इसके फंडामेंटल जो देखे वो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट और मीडियम टर्म के ऊपर जो है बेरिश मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। अच्छा, अपन ने इतनी बात कर ली है तो इसके अपन क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को और देख लेते हैं। सेल्स जो है सितंबर 2021 से बता रखी है यहाँ पे जून 2024 तक, तो सितंबर 2021 के अंदर 0.35 करोड़ की सेल्स हुई थी जो कि लगातार आप देख भी रहे होंगे लगातार बढ़ती जा रही है। 93 करोड़ की मार्च 2024 के अंदर तक सेल्स हो गई थी इसके अंदर, यानी कि सेल्स बढ़ रही है। लेकिन जुलाई क्वार्टर के अंदर जो है सेल्स के अंदर कमी आई है और वो 86 करोड़ की सेल्स रह गई है, यानी कि 7 करोड़ की जो सेल्स है उसके अंदर कमी आई है। इसके अलावा अपन इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका नेट जो प्रॉफिट हुआ था वो 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और पिछले क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो 15 करोड़ का था, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। डेप्ट इसके ऊपर मात्र 7 करोड़ का ही है, तो ये अपने लिए एक ज़्यादा बुरी बात नहीं है। इसके अलावा अपन इसके टोटल एसेट और लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। एसेट और लाइबिलिटी, अदर एसेट और लाइबिलिटी के रूप में अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं अदर लाइबिलिटी की सबसे पहले, लाइबिलिटी का मतलब होता है इसके ऊपर खर्च कितना है या कितना खर्च लाइबिलिटी कर रही है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो 17 करोड़ का पिछले मार्च 2022 के अंदर था। मार्च 2023 के अंदर 57 करोड़ का हो गया लाइबिलिटी और मार्च 2024 के अंदर 77 करोड़ की लाइबिलिटी हो गई। इसके बाद में एसेट के फॉर्म में देखें, यानी कि इस कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है, तो 17 करोड़ का मार्च 2022 के अंदर था। 2023 के अंदर 101 करोड़ के रिजर्व हो गए और 128 करोड़ के करंट टाइम में इसके पास में रिजर्व पड़े। तो एसेट जो है लाइबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये एक गुड पॉइंट है। यहाँ पे चलिए अब अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 63% प्रमोटर की होल्डिंग थी जो कि लगातार कम पड़ती गई और करंट टाइम में 20.81% प्रमोटर की होल्डिंग रह गई जुलाई क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा इस कंपनी के 3% स्टेक 2.46% स्टॉक के आसपास जो है स्टेक शेयर होल्डर ने बेच दिए हैं, तो ये भी अभी यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा उसके अंदर वो कम होते हुए नज़र आ जाएंगे आपको।
इसके बाद में पब्लिक और FII की होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ती गई है और 78% पब्लिक की होल्डिंग हो गई है। चलिए अपन ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर ली है। अब इसके वीक पॉइंट कौन से, स्ट्रेंथ पॉइंट कौन से, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ पॉइंट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, यानी कि एनुअल जो अर्निंग प्रॉफिट ग्रोथ जो होती है, अर्निंग पर शेयर की EPS अर्निंग पर शेयर जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद में इफेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर, यानी कि जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पिछले 2 सालों के अंदर इम्प्रूव हुआ है। और ये जो कंपनी है अपने जो कैपिटल है उसका जो यूज़ कर रही है वो प्रॉफिट को जनरेट करने के अंदर ही कर रही है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, यानी कि जो इसका क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट आया था उसके अंदर इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर ज़्यादा हुआ है। इसके बाद में कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। और कंपनी जीरो प्रमोटर प्लेज, यानी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने कुछ भी जो स्टॉक है उनको गिरवी नहीं रख रखा है। अब अपन इसके वीक पॉइंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीक पॉइंट जो है वो है दोस्तों लो पायोट्रोक्सिक स्कोर, यानी कि कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल, यानी कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो वीक है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो डिक्लाइन नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट ए नेट कैश, यानी कि जो कंपनी है कैश को जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये 2 इसके नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 5 पॉजिटिव पॉइंट थे। इसके अलावा इस कंपनी की जो अपकमिंग जो क्वार्टर है उसके अंदर जो बैड न्यूज़ होने वाली है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको बता दिए ऑलमोस्ट 2.60 करोड़ जो इसके स्टॉक है वो इस कंपनी ने बेच दिए, यानी कि अपनी इक्विटी का 2.43% स्टॉक जो इसने बेच दिए। ये एक नेगेटिव बात है। इनसाइडर सोल्ड स्टॉक, इनसाइडर यानी कि अंदर ही अंदर उन्होंने अपने जो स्टॉक है उनको सोल्ड कर दिया था। RSI इंक्रीजिंग प्राइस वीकनेस, यानी कि जो RSI है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है उसके अंदर वीकनेस आने वाली है। यहाँ पे मनी कंट्रोल के जो टेक्निकल है उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है और वहीं पे जो मंथली ट्रेंड है उसके अंदर बुलिश ट्रेंड बनता हुआ हमें बता रहा है। मनी कंट्रोल के जो 100% यूज़र है इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो अपन ने इसके ऑलमोस्ट जो है इसके फंडामेंटल सारे ही समझ लिए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। और अब अपन चलिए इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए एक साइड मोमेंट बनता हुआ नज़र आया था अपन को कुछ दिनों तक, और ये साइड मोमेंट जो है करंट टाइम में वापस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्टॉक ने हाई लगाया था सबसे पहले, इसके बाद में यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस बना के फिर से स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट बनाया, फिर स्टॉक इसी रेंज के अंदर कुछ दिनों तक चलता रहा और यहाँ से इस स्टॉक के अंदर एक बेरी बुलिश मूवमेंट आया और ऑलमोस्ट जो प्राइस थी 4.5 रुपये के आसपास, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेक किया और फिर स्टॉक ने अपना ऑल टाइम का जो हाई था इसको लगाया। इसके बाद में स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया और अब स्टॉक जो है फिर से साइडवेज मूवमेंट के अंदर चल रहा है। तो अब जो अगर मैं स्टॉक के अंदर बात करूँ तो करंट टाइम में स्टॉक फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा और जो ये रेंज है 2 रुपये के आसपास की, इस रेंज के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो करंट टाइम में मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा कुछ दिनों के लिए और इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। मैंने आपको बता भी दिया है कि शॉर्ट टर्म के अंदर और मीडियम टर्म के अंदर बेरिश और न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है, लॉन्ग टाइम के लिए बुलिश ट्रेंड बनाए। लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ दिन और रुक जाएंगे और आपको जो है इसकी प्राइस है आधी प्राइस के अंदर ये स्टॉक मिल जाएगा, तो जो आपका पैसा है वो भी बचेगा और आधी प्राइस के अंदर स्टॉक मिलेगा तो आपको जब ये बढ़ेगा तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मेरी राय इसके लिए यही रहेगी कि आप कुछ टाइम के लिए और रुक जाइए स्टॉक के अंदर, वेट कीजिए, देखिए इसको, उसके बाद में स्टॉक के अंदर बाइंग का सोचिए। जब ये स्टॉक की प्राइस इस लेवल पे आ जाए उसके बाद में ही बाइंग कीजिएगा। ये जो लेवल है 2.75 के आसपास का है और अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है 4.63 के लेवल को तो उसके बाद में स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने को मिलेगी और ऊपर का जो इसने अपना ऑल टाइम का हाई लगाया था इसके आसपास बहुत जल्दी ये स्टॉक देखने को मिलेगा। लेकिन करंट टाइम में इसके अंदर बेरिश ट्रेंड ही बना रहेगा और ऐसे ही लग रहा है सारे टेक्निकल को देखने के बाद में। इसके अलावा ये स्टॉक जो है बहुत ही कम प्राइस के अंदर है तो इसके अंदर पंप और डंप करना बहुत ही आसान है। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि ऐसे स्टॉक से आप बच के रहिए। इन स्टॉक को आप बिल्कुल भी बाय मत कीजिए क्योंकि इन स्टॉक के अंदर कब अपर सर्किट लग जाए और कब लोअर सर्किट लग जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ऐसे स्टॉक से दूर रहिए और अगर फिर भी अगर इसको बाय करना ही चाहते हैं आप
तो जो मैंने लेवल बताया है वो लेवल पे आने दीजिए, उसके बाद में बाय कीजिए। करंट टाइम में बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में अगर आपका कुछ भी डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम।